बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक और लेक्चर के साथ आ गए हैं चैप्टर नंबर 2 के। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का हमारा, दैट इज क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर स्टूडेंट्स हमारे पास जितने भी हम पढ़ेंगे वो सारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से टॉपिक है, बहुत कंसेप्चुअल है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। क्वांटम नंबर्स स्टूडेंट्स, क्वांटम नंबर से मुराद क्या होता है? क्वांटम नंबर से मुराद होता है एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब जो चीज हमें इलेक्ट्रॉन का पता दे उसको हम कहते हैं क्वांटम नंबर। पता किसको कहते हैं स्टूडेंट? एड्रेस। जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स जो हैं, हमारा एड्रेस क्या होता है? हमारा एड्रेस होता है ब्लॉक नंबर कोई ना कोई। फिर और हमारे एड्रेस में क्या आता है? स्ट्रीट नंबर आ जाता है, ठीक है। फिर इसी तरीके से और क्या आ जाता है? हाउस नंबर आ जाता है। तो इस तरीके से ये हमारा एड्रेस होता है, कंप्लीट एड्रेस कि हम कहाँ रहते हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट्स जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, इलेक्ट्रॉन, उसका भी एक एड्रेस होता है। और वो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में, शेल के कौन से सब शेल में, और एक नई टर्म है सब शेल के अंदर कौन से ऑर्बिटल के अंदर है, और किस स्पिन के साथ पड़ा हुआ है। स्टूडेंट्स ये चार चीजें हैं कि इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है, शेल के कौन से सब शेल में है, सब शेल के कौन से ऑर्बिटल में किस तरह से घूम रहा है, स्पिन का मतलब। इसको हम क्या कहेंगे? एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो चीज हमें एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन बताए उसको हम क्या कहते हैं? क्वांटम नंबर्स। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? तो ये एक आसान सी आपको मैंने डेफिनेशन समझा दी कि व्हाट इज क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर इज बेसिकली एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो नंबर जो हमें इलेक्ट्रॉन का पता देते हैं उनको हम कहते हैं क्वांटम नंबर्स। चलिए अब इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। टेक्निकल जो केमिस्ट्री के हिसाब से इसकी डेफिनेशन है वो ये है, जो मैंने आपको लिख कर दी है, बुक के अंदर ये मौजूद नहीं है। डेफिनेशन है हमारे पास, सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज विच गिव एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन टू श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। स्टूडेंट्स, श्रोडिंगर हमारे पास एक नाम है, केमिस्ट है हमारे पास। इसने क्या किया था? इसने एक वेव इक्वेशन दी थी, ठीक है। इसने एक इक्वेशन बनाई थी, जैसे हमारे पास इक्वेशंस होती हैं मैथ के अंदर होती हैं, उनको हम सॉल्व करते हैं, वैसे इसने एक वेव इक्वेशन बनाई थी। और उस इक्वेशन के जो सोल्यूशन की जो न्यूमेरिकल वैल्यूज आती थी, जैसे हम मैथ का कोई सवाल हल करते हैं उसके हमारे पास आंसर आ जाते हैं, ठीक है। इसी तरह श्रोडिंगर की जो इक्वेशन थी ना, उसको सॉल्व करने के लिए जब हमने वैल्यूज लगाई, पुटअप की, तो वो एक सेट बन गया वैल्यूज का। उन सेट ऑफ वैल्यूज जो के श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन को सॉल्व करते थे, उनको हमने क्या नाम दे दिया? क्वांटम नंबर्स, ठीक है। श्रोडिंगर की इक्वेशन को सॉल्व करने वाले वैल्यूज को कहते हैं क्वांटम नंबर। स्टूडेंट्स, श्रोडिंगर के नाम से पहले हमारे अच्छा एक और डेफिनेशन भी है, वो जो सिंपल डेफिनेशन है जो अभी आपको बताई, सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज विच गिव कंप्लीट एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो आप ये भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स, जो आपकी बुक वाली है वो ये है, और जो थोड़ी टेक्निकल है वो ये है, ठीक है। तो आप बुक वाली कर लें, ज्यादा बेस्ट है। जो हमें कंप्लीट एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन बताएं वो वैल्यूज, उनको हम कहते हैं क्वांटम नंबर्स। अच्छा स्टूडेंट्स, जो था ना बोहर बोहर ने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट होती है वो 2D होती है, 2 डायमेंशनल है, बट हकीकत इससे बरक्स थी। यही श्रोडिंगर ने आके ये बात की थी। श्रोडिंगर ने कहा कि भाई साहब, इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है ना वो 3D होती है, 3 डायमेंशन है, तीनों डायमेंशन पे है। जैसे कि देखें, ये मैंने न्यूक्लियस बनाया स्टूडेंट्स, और ये एटम के स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। देखें ये हर डायरेक्शन में घूम रहा है, एक्स वाई जेड एक्सिस पे, ठीक है। इसको कहते हैं 3 डायमेंशनल मूवमेंट। और 3 डायमेंशनल मूवमेंट के लिए आपको 3 क्वांटम नंबर भी चाहिए, मतलब जितने डायमेंशंस उतने आपको क्वांटम नंबर भी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, यहां से श्रोडिंगर की 3 डायमेंशनल जो इसने बात की थी, 3 डायमेंशनल मोशन से निकले थे 3 क्वांटम नंबर। मतलब 3 डायमेंशनल को एक्सप्लेन करने के लिए 3 क्वांटम नंबर की जरूरत पड़ती है। और वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, नंबर 2 एजीम्यूटल क्वांटम नंबर, नंबर 3 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये 3 इनकी बात की थी श्रोडिंगर ने। जो चौथे वाला है वो श्रोडिंगर ने बात नहीं की थी,
ये बाकी सबको डिफ्रेंशिएट करने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए चौथा आया था स्पिन क्वांटम नंबर। खैर हम बारी बारी पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सी चीज क्या है। तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पास इंट्रोडक्शन अबाउट क्वांटम नंबर्स। अब हमने एक एक करके इसकी टाइप्स को डिस्कस करना है। इसके अंदर मैंने आगे कुछ लिखा हुआ स्टूडेंट्स के आपको ये क्या क्या इंफॉर्मेशन देते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये हमें साइज की इंफॉर्मेशन देता है। एजीम्यूटल क्वांटम नंबर शेप की इंफॉर्मेशन देता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें ओरिएंटेशन की इंफॉर्मेशन देता है और स्पिन क्वांटम नंबर स्पिन की इंफॉर्मेशन देता है। अच्छा, ये किस चीज के लिए है? ये है ऑर्बिटल्स के लिए। अगर ऑर्बिटल्स के बारे में आपको नहीं पता तो ये वो जगह होती है जहां पर 95% चांस होते हैं इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के। वो जगह जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के 95% चांसेस हो या मैक्सिमम चांसेस हो उसको कहते हैं ऑर्बिटल। तो ये सारे क्वांटम नंबर क्या काम करते हैं? साइज ऑफ ऑर्बिटल, शेप ऑफ ऑर्बिटल, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल और स्पिन इन द ऑर्बिटल, ये चार क्वांटम नंबर ऑर्बिटल की ये चार इंफॉर्मेशन हमें देते हैं। अच्छा जी, अब आइए पहले क्वांटम नंबर की तरफ। वो क्या है हमारे पास? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। स्टूडेंट्स हमने ना बात की थी पिछले से पिछले टॉपिक के अंदर स्पेक्ट्रम की, और स्पेक्ट्रम में हमने बात की थी दो तरह का स्पेक्ट्रम होता है, एटॉमिक एमिशन और एटॉमिक अब्जॉर्प्शन। उन दोनों में ही हमें कुछ लाइंस मिलती थी, ठीक है। अब ये जो लाइंस थी ना स्टूडेंट स्पेक्ट्रम के अंदर, बेसिकली ये लाइंस किस चीज को शो करती हैं? शेल को। तब भी बताया था। तो जो ओरिजिनेशन ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ना, वो स्पेक्ट्रम की इसी लाइन से होता है कि ये लाइन शेल को रिप्रेजेंट करती है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बेसिकली शेल्स की इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। अगर आसान लफ्जों में समझाऊं ना तो ये हमें शेल्स की इंफॉर्मेशन देता है। नंबर ऑफ शेल्स कह लें आप। बुक के हिसाब से जो डेफिनेशन है वो उसको पढ़ते हैं। द क्वांटम नंबर which describes about size and energy of orbital। शेल के अंदर सबशेल और सबशेल के अंदर ही ऑर्बिटल होता है, तो इसलिए उसने ऑर्बिटल की बात की है। क्योंकि स्टूडेंट्स ऑर्बिटल में 95% चांस होते हैं इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के। इलेक्ट्रॉन शेल के सबशेल में सबशेल के ऑर्बिटल के अंदर मौजूद होता है, इसलिए हम यहाँ पर शेल या सबशेल की नहीं बल्कि ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं। हर क्वांटम नंबर में इसी की ही बात करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के यहाँ पर मैक्सिमम चांस होते हैं। तो वो क्वांटम नंबर जो कि आपको ऑर्बिटल के साइज और एनर्जी के बारे में बताए उसको हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल एन से, एंड इट्स वैल्यू इज नॉन जीरो, मतलब जीरो नहीं होगी, वन से स्टार्ट होगी। पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव है नेगेटिव भी नहीं है। तो एन इज इक्वल्स टू होता है हमारे पास 1 2 3 4 एंड सो ऑन। चार के बाद भी शेल होते हैं, 5 या 7, ठीक है। अच्छा, पहले शेल का नाम आपको पता है के शेल कहते हैं, दूसरे को एल शेल, तीसरे को एम शेल, चौथे को एन शेल। अच्छा, अब इसके साथ लिखा हुआ है कि एन की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज होती है, मतलब एन इज इक्वल टू 1 का मतलब है छोटा शेल, एन इज इक्वल टू 2 का मतलब है बड़ा शेल, और एन इज इक्वल टू 3 का मतलब है उससे भी बड़ा शेल। तो लार्जर एन वैल्यू मीन्स greater distance of electron in shell और ऑर्बिटल फ्रॉम न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बढ़ता जाता है जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज होती है। ये n इज इक्वल टू 1 है, ये 2 है, ये 3 है। जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज हुई, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से क्या हुआ? दूर हुआ, ठीक है। अच्छा, शेल कह लें ऑर्बिटल कह लें, एक ही बात है। एंड ऑल्सो हायर एनर्जी वैल्यू, हाँ ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। और एनर्जी की वैल्यू भी क्या होती रहती है? हाई। स्टूडेंट्स हमें मालूम है जो शुरू वाला शेल होता है, पहला शेल, उसकी एनर्जी कम है, बोहर ने हमें बताया था। बाद वाले जो शेल्स आते हैं हायर शेल्स, उनकी एनर्जी ज्यादा होती रहती है। तो अगर इलेक्ट्रॉन पहले शेल के अंदर पड़ा है उसकी एनर्जी कम होगी, दूसरे के अंदर पड़ा है तो उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, तीसरे के अंदर पड़ा है तो उससे भी ज्यादा होगी। तो हायर एनर्जी वैल्यूज होती रहती हैं जैसे जैसे एन की वैल्यू इंक्रीज करती है। उसके बाद है जी हमारे पास शेल के अंदर आपने बताने होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने कितने होते हैं, और वो किस फार्मूले से कैलकुलेट किए जाते हैं। तो वो कैलकुलेट किए जाते हैं इस फार्मूले से 2n का स्क्वायर, वेयर n इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन।
अच्छा, हमने पहले 4 शेल की बात करते हैं। 4 से ज्यादा भी होते हैं, आपने याद रखना है। फिर आप सोच रहे होंगे KLMN के बाद क्या नहीं होते हैं। KLMN के आगे आगे आप ABC लेकर जाएं तो 5 का वो नाम हो जाएगा, 6 का आगे, एंड सो ऑन। अच्छा, इस फार्मूले के अंदर आपने n की वैल्यू पहले पुट करनी है 1। तो n की वैल्यू जब 1 पुट करेंगे, वो पहला शेल होता है, उसका नाम क्या होता है? K शेल। तो जब 1 पुट करेंगे, ये पुट किया हुआ है, 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इसी तरह L शेल में n की वैल्यू 2 पुट करनी है, यहां पर आपने 2 पुट करना है, 2 का स्क्वायर आंसर आएगा 8 इलेक्ट्रॉन। M शेल के लिए n की वैल्यू 3 होती है, n की जगह आपने 3 पुट करना है, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर आएगा 18। एंड लास्ट में n शेल, n इज इक्वल टू 4 होता है, 4 का स्क्वायर, साथ इधर आपने 4 वैल्यू पुट करनी है, 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर आएगा 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हमें पता लग गया, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 18 और चौथे में 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आएगा स्टूडेंट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर तो आपने पूरा लिखना है, और अगर शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आएगा तो आपने यहां तक लिखना है, डेफिनेशन, उसका सिंबल और उसकी वैल्यूज। अच्छा, लास्ट में हम ये बात कर लेते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या इंफॉर्मेशन देता था, साइज की और एनर्जी की, किसकी? ऑर्बिटल की। और अगर आसान लफ्जों में समझाऊं तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का ताल्लुक है शेल से, ये नंबर ऑफ शेल्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। आगे आ गया हमारा सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन, मतलब कि सेकंड क्वांटम नंबर, दैट इज एजीम्यूटल क्वांटम नंबर। इसकी भी सबसे पहले मैं ओरिजिनेशन आपको बताऊंगा कि इसका ओरिजिन कहां से हुआ। तो इसका ओरिजिन होता है स्टूडेंट्स, जब अभी आपको बताया था अबाउट स्पेक्ट्रम, तो स्पेक्ट्रम के अंदर मैंने कहा था क्या होती हैं, लाइंस होती हैं। अब आपने क्या काम करना है, ये जो स्पेक्ट्रम आया है, इन लाइंस को या इस स्पेक्ट्रम को आपने ऑब्जर्व करना है, इसका मुशाहिदा करना है थ्रू अ हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोमीटर, इसका मुशाहिदा करना है। तो जब हम ये मुशाहिदा करते हैं ना इसका हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोमीटर से, तो पता ये लगता है स्टूडेंट्स, एक लाइन को जब आप हाई रिजॉल्विंग का मतलब है इसको बहुत सारा हम जूम करके देखेंगे, ठीक है, तो पता ये लगता है इस एक लाइन के अंदर फर्दर बहुत सारी लाइनें छुपी होती हैं, पतली पतली लाइनें, वेरी फाइन लाइन छुपी होती हैं। मतलब बात यह है कहने की कि इस एक लाइन को जूम करके देखेंगे तो पता ये लगेगा ये एक लाइन काफी सारी लाइन से मिलकर बनी हुई है। ईच लाइन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू वेरी फाइन लाइंस, ठीक है, ये इसकी डिवीजन बता दी मैंने आपको। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये तो था शेल, तो ये जो छोटी छोटी और लाइनें हैं इनका क्या मतलब है? इनका मतलब है ये क्या है, सब शेल। क्या है, ऊपर लिख देता हूं, ये है सब शेल। तो ये इसका मतलब क्या हुआ, एजीम्यूटल क्वांटम नंबर आपको किस चीज की इंफॉर्मेशन दे रहा है? इट इज गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट सब शेल। तो सब शेल के लिए फिर एक और क्वांटम नंबर का आना जरूरी हुआ। पहला क्वांटम नंबर शेल के बारे में बताता था, तो सब शेल के लिए हमें एक और क्वांटम नंबर की जरूरत पड़ी, उसको कहते हैं एजीम्यूटल क्वांटम नंबर। तो ये आपको पता लग गया कि ये कैसे, इसके बारे में पता लगा या कैसे इसको आना पड़ा। अच्छा, अब हमारी बुक के मुताबिक इसकी डेफिनेशन क्या है, पढ़ते हैं। द क्वांटम नंबर विच टेल्स अस अबाउट शेप ऑफ ऑर्बिटल। अब बुक के एतबार से आपने याद रखना है, ये हमें ऑर्बिटल्स की शेप के बारे में बताएगा कि उनकी शक्लें कैसी हैं, ठीक है, किस एतबार की उनकी शक्लें हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एल, स्मॉल एल। अच्छा, यहां पर बहुत ख्याल रखिएगा, आपने जिस तरीके से ये एल का डिजाइन बना हुआ है वैसे ही लिखना है, इसको आपने ऐसे नहीं लिख देना स्टूडेंट्स, ये गलत हो जाएगा, इस चीज का बहुत ख्याल रखिएगा। तो बिल्कुल एग्जैक्टली आपने इसी स्टाइल में इसको ड्रॉ करना है, ठीक है। अच्छा, इसकी वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, और L की वैल्यू 0 से लेके n-1 तक होगी। मतलब L की वैल्यू n से बनेगी जब आप n से -1 करेंगे, ठीक है। अब जरा मैं इसको समझा भी देता हूं, n की वैल्यू कहां से स्टार्ट होती थी? जी बिल्कुल 1 से स्टार्ट होती थी, ठीक है।
1 माइनस 1, इधर 1 पुट कर दे, 1 माइनस 1 आंसर क्या आएगा 0। फिर n की वैल्यू 1 के बाद कहां पे जाती है 2 पे, 2 माइनस 1 आंसर क्या होता है 1। फिर n की वैल्यू 3, 3 माइनस 1 आंसर क्या आएगा 2। तो जब आप n माइनस 1 करेंगे तो l की क्या बनती जाएंगी, वैल्यूज बनती जाएंगी। क्लियर, ओके। अच्छा, उसके बाद ये होगी डेफिनेशन। शॉर्ट क्वेश्चन आएगा ना कि ये किस बारे में इंफॉर्मेशन देता है, तो आपने यहां तक लिखना है। ओके, चलते हैं आगे। वैल्यू ऑफ एल डिपेंड्स अपॉन वैल्यू ऑफ एन, मतलब एल की वैल्यू डिपेंड करती है एन पर, अभी देख भी लिया था। अब जरा इसको मजीद डिटेल से देख लेते हैं। जब एन की वैल्यू 1 होगी, एन की वैल्यू क्या होगी 1, इसका मतलब है आपने एल की एक ही वैल्यू लेनी है, ओनली 1। और वो एल की वैल्यू एक का मतलब है ये ले लें, पहले वाली। डन हो गया, मैंने लिख दिया 1 वैल्यू फॉर एल, एल इज इक्वल टू 0 होगा। उसके बाद अगर एन की वैल्यू आप 2 ले रहे हैं तो इसका मतलब आपने एल की 2 वैल्यूज लेनी है, मतलब पहली दो एल क्या हो गया 0 1। समझ आ रही है ना। n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 3 का मतलब हुआ l की आपने 3 वैल्यूज लेनी है, 0 1 2, 0 1 2। n इज इक्वल टू 4 का मतलब क्या होगा जी, 4 वैल्यूज लेनी है आपने, 0 1 2 3। ओके, तो यहां पर हमें पता लग गया कि l की वैल्यू कहां से आएगी, n की वैल्यू से आएगी। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा अब इसके बाद यहां पर ये एमसीक्यूज के लिए याद रखना है, एल की वैल्यूज को क्या डेजिग्नेशन हम देते हैं। एल की वैल्यूज 4 लेटर पर आती हैं, बिकॉज हमें सबशेल की इंफॉर्मेशन देता है, तो 4 सबशेल आते हैं हमारे पास, एस पी डी और एफ। एस का मतलब होता है एस सबशेल, ठीक है। पी का मतलब होता है पी सबशेल, डी का मतलब डी सबशेल, एफ का मतलब एफ सबशेल। अच्छा, अब इनसे बनता क्या क्या है वो भी लिखा हुआ है। एस का मतलब होता है शार्प, पी का मतलब प्रिंसिपल, डी का मतलब डिफ्यूज्ड, एफ का मतलब फंडामेंटल। एमसीक्यूज के लिए याद क्या रखना है स्टूडेंट्स, जब एल की वैल्यू 0 होगी, मतलब पहली वैल्यू होगी, तो वो कौन से सबशेल के लिए आएगा, एस सबशेल के लिए आएगा। जैसे पीछे बात की थी ना कि एन की वैल्यू 1 होगी तो वो कौन से शेल के लिए है, के शेल के लिए। वैसे ही अगर एल की पहली वैल्यू से स्टार्ट करें 0 तो ये किस सब शेल के लिए होगी, एस सब शेल के लिए। इसी तरीके से एल की वैल्यू आगे बढ़ाएंगे, जब 1 पे आएंगे तो वो कौन से सब शेल के लिए होगी, पी सब शेल के लिए। फिर एल की वैल्यू 2 कौन से सब शेल के लिए होगी, डी की। फिर एल की वैल्यू 3 वो कौन से सब शेल के लिए होगी, एफ सब शेल के लिए होगी। तो ये आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है कि एल की कौन सी वैल्यू किस सब शेल के लिए है। ओके, अब चलिए आगे चलते हैं शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में, क्योंकि ये हमें शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताता है, तो उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। ये टेबल बना हुआ है स्टूडेंट्स, इसमें 4 हैं हमारे पास रोज। सबसे पहले लिखा हुआ वैल्यू ऑफ एल, 0 1 2 3, ठीक हो गया जी। उसके बाद लिखा हुआ है ऑर्बिटल डेजिग्नेशन, अभी पीछे पढ़ लिया, 0 वैल्यू एस की होती है, 1 वैल्यू पी की होती है, 2 वैल्यू डी की होती है, 3 वैल्यू एफ की होती है। समझ आ गई। अब आगे क्या बतानी है, शेप्स बतानी है आपने इनकी। जो एस सबशेल होता है ना उसकी शक्ल होती है सफेरिकल, मतलब के ऐसे गोल, ठीक है। पी सबशेल जो होता है ना उसकी शक्ल होती है पोलर या डंबल, डंबल जो जिम के अंदर एक्सरसाइज के लिए यूज करते हैं, इस तरह का डंबल, इनको हम कहते हैं लोब्स, ठीक है। तो इसकी शक्ल पोलर होती है या डंबल कहते हैं इसको। डी की शक्ल है क्लोवर लीफ, क्लोवर लीफ जिसमें कभी 3 लोब्स या 4 लोब नजर आती हैं, क्लोवर लीफ उसको कहते हैं, ठीक है। या इसको कहते हैं डबल डंबल शेप वाला। डबल डंबल से क्या मुराद है, एक डंबल, ये आपने बना दिया दूसरा डंबल। आप सोच रहे होंगे ये फूल बना दिए, हाँ जी, तो ये क्लोवर लीफ इसी वजह से कहलाते हैं क्योंकि शक्ल इसकी ये पत्ते की तरह लग रही होती है, ठीक है। और डबल डंबल इस वजह से, एक डंबल उसके ऊपर एक और डंबल, तो एक बन गया डबल डंबल। एफ की शक्ल लिखा हुआ कॉम्प्लिकेटेड, इट्स कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड क्यों लिखा है भाई, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी लोब्स आती हैं जो कि 3 डायमेंशंस पर ड्रॉ करना उनको
यहाँ पर ड्रॉ करना मुश्किल है, 3 डायमेंशनली आप देखेंगे अगर तो वो आपको अच्छे से समझ आ जाएंगी। ये हो गई शक्लें इन सब की। उसके बाद लास्ट में बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल। सबशेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कैलकुलेट करनी हो तो ये फार्मूला है 2 इंटू 2L जमा 1। आपने इधर सिर्फ क्या करना है, एल की वैल्यूज प्लेस करते जाना है। सबसे पहले एल की वैल्यू क्या होती है 0, और वो किस सबशेल के लिए है, एस के लिए। जरा पुट करके देखें, 2 इंटू 2 0 प्लस 1। अब 2 0 0 हो गया, प्लस 1 बाहर क्या था 2, 0 प्लस 1 1, 1 को मल्टीप्लाई कराएंगे 2 से, आंसर क्या आएगा 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये बन गया हमारा आंसर। 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं किसके पास, एस सबशेल के पास। जी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आगे क्या करना है, आगे आपने एल की वैल्यू पुट करनी है 1, किसके लिए, पी सबशेल के लिए। जैसे इधर पुट किए ना स्टूडेंट्स, वैसे ही आप इसके लिए पुट करें। मैं दोबारा कर देता हूं, 2 इंटू 2, एल की वैल्यू क्या आनी है 1, और साथ में जमा 1 इस फार्मूले के अंदर। तो 2 1 जा 2 जमा 1, बाहर भी है 2, 2 प्लस 1 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये बिल्कुल ठीक है। पी के पास कितने होते हैं, पी सबशेल के पास 6 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, बाकियों में भी क्या करना है, इधर अब एल की वैल्यू 2 पुट करनी है डी सबशेल के लिए। तो जैसे इधर पुट किए ना, पुट करेंगे स्टूडेंट, आंसर आएगा 10। फिर इधर पुट करेंगे, आंसर आएगा 14। मैंने आपको मिसाल लिख के दे दी है, बाकी दो आप खुद इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। और ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है, हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल। तो ऐसे कैलकुलेट करके लिखना आपने, तो 2 नंबर का आपका सवाल ये कंप्लीट हो जाएगा। अब चलिए आगे, रिलेशनशिप बिटवीन सेकंड, ये हमारा टेबल है, बिटवीन एन एंड एल। तो एन और एल का आपस में क्या रिलेशन होता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया। तो उसमें आपने सारा कुछ लिखना है, जितना भी मैंने लिखा है आपने सारा कुछ इसमें लिखना है। दोनों ही आपने टेबल बनाने हैं। तो जरा ये देखें जी, लिखा हुआ है। अब साथ साथ आपने मेरे गौर से देखना है कैसे कैसे हम इसको पुटअप करते हैं वैल्यूज को। तो चलिए इनको पुटअप करते हैं। तो हमारे पास आता है सबसे पहले शेल। शेल पहला कौन सा होता है, के। फिर उसके बाद एल, फिर उसके बाद एम, फिर उसके बाद एन। के शेल को पहला शेल कहते हैं, उसकी वैल्यू एन के लिए क्या होती है 1, एल के लिए 2, एम के लिए 3, एन के लिए 4। अच्छा, साथ आगे चलें। एन से डिराइव होती है एल की वैल्यू। जब एन की वैल्यू 1 होगी, तो अभी पीछे पड़ा था, एन की वैल्यू 1 होगी तो एल की कितनी वैल्यूज लेनी है, ओनली 1। और वो कौन सी होगी, 0 वैल्यू होगी, ठीक है। जब एन की वैल्यू 1 होगी तो एल की आपने ए की वैल्यू लेनी है, दैट इज 0। मैंने लिख दिया 0। अच्छा, 0 वैल्यू हो एल की, जब यहां पर भी लिखा हुआ है एल की वैल्यू जब 0 होती है तो वो कौन सा सबशेल होता है, एस होता है जी। ओके, अच्छा जी। अब ये चीज मैं आपको एंड पे फिल कराऊंगा, अभी आप यहीं तक देखते रहें। इसके साथ मैं सबशेल्स के साथ लिख देता हूं 1s। 1 हो गया शेल नंबर और s हो गया इसका सबशेल 1, और ये 0 वैल्यू s के लिए होती तो मैंने लिख दिया 1s। एल की वैल्यू सेकंड शेल है एल, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू उसके लिए 2 है। जब एन की वैल्यू 2 होगी तो एल की कितनी वैल्यूज होंगी, एन की वैल्यू 2 होगी तो एल की भी आपने 2 वैल्यूज लेनी है। कौन कौन सी, 0 एंड 1। तो लिख दें जी 0 एंड 1, 2 वैल्यूज आ गई। ओके, तो अब सबशेल का लिखना है। 0 वैल्यू किस सबशेल की होती है, एस की। और 1 वैल्यू किस सबशेल की होती है, बी की। ये भी यहां पर लिखा हुआ, यहां पर भी लिखा हुआ है, यहां पर भी लिखा हुआ है, अपना ध्यान रखिएगा। ओके, अच्छा, अब क्या करना है, यहां पर है शेल नंबर 2। अब मैं इस एस के साथ 2 लगाऊंगा, और इस पी के साथ भी मैं क्या लगाऊंगा, 2 लगाऊंगा। बिकॉज शेल नंबर मेरे पास ये पहले 1 था तो 1 लगाया था, अब 2 है तो इसके साथ भी 2, 2 है तो इसके साथ भी 2। 0 वैल्यू एस की होती है, 1 वैल्यू पी की होती है। एन इक्वल टू 3 आगे, अब आपने कितनी वैल्यूज लेनी है एल की, जी बिल्कुल 3 ही लेनी है, 0 1 एंड 2। 3 वैल्यूज ले ली, 0 वैल्यू एस के लिए, 1 वैल्यू पी के लिए, और 2 वैल्यू डी के लिए।
अब शेल नंबर 3 है तो आप सबके साथ क्या लगा दोगे, 3s 3p एंड 3d। n की वैल्यू 4 होगी तो l की भी आपने 4 वैल्यूज लेनी है, 0 1 2 3। 0 वैल्यू s के लिए, 1 वैल्यू p के लिए, 2 वैल्यू d के लिए, 3 वैल्यू f के लिए। अब इनके साथ क्या लगेगा, 4s 4p 4d 4f, ये आगे साथ में शेल नंबर। तो आपने सब कुछ लिख लिया, सब शेल्स भी लिख लिया। एंड पर क्या लिखने हैं, नंबर ऑफ सब शेल्स लिखने हैं। सब शेल्स की आपने ये वैल्यूज तो लिख ली थी, अब नंबर ऑफ सब शेल्स कितने आएंगे। तो आपने याद रखना है जितना शेल नंबर होगा उतने ही सब शेल्स होंगे। पहला शेल है तो सिर्फ एक सब शेल होगा, दूसरा शेल है तो इसके पास 2 नंबर ऑफ सब शेल होंगे, जैसे ये एस और पी। तीसरा शेल है तो इसके पास टोटल नंबर ऑफ सब शेल 3 होंगे, एसपीडी। चौथा है तो इसके पास 4 होंगे, एसपीडी एफ। तो लें जी, ये हो गया हमारा टेबल स्टूडेंट्स। हमने रिलेशन भी डिराइव कर लिया एन और एल का, उसको टेबुलर फॉर्म में भी लिख लिया, नंबर ऑफ सब शेल भी लिख लिए। यहां पे हमारा टॉपिक हो जाता है कंप्लीट। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास आता है तीसरा क्वांटम नंबर जो कि है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो चलिए इसकी बात करते हैं, ये भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी ओरिजिनेशन, जैसे अभी पिछले दोनों की बात की थी कि कैसे पता लगा था इनकी जरूरत है, तो इसके बारे में कैसे पता लगा। अब जो आपने पीछे अभी स्पेक्ट्रम लिया है ना, जिसके बारे में भी हम पढ़कर आए हैं, स्पेक्ट्रम में हमने कहा था एक लाइन जो है ना वो फर्दर डिवाइड होती है वेरी फाइन लाइंस में। अब आपने क्या करना है, इसी स्पेक्ट्रम को, वेरी फाइन वाले लाइन वाले स्पेक्ट्रम को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करना है। किस में प्लेस करना है, एक मैग्नेटिक फील्ड में आपने प्लेस करना है। तो पता ये लगता है जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं ये फाइन लाइंस फर्दर डिवाइड हो जाती हैं वेरी फाइन लाइंस में। ठीक है, ये लाइंस फर्दर डिवाइड हो जाती हैं वेरी फाइन लाइंस में, और ये खुद को क्या कर लेती हैं, अरेंज कर लेती हैं अराउंड एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। क्या बात हुई, स्पेक्ट्रम लिया, उसके अंदर जो लाइन होती है हमने पढ़ा था वो फर्दर डिवाइडेड होती है वेरी फाइन लाइंस में। फिर जब इन्हीं फाइन लाइंस को हम मैग्नेटिक फील्ड देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में देखते हैं इनको, तो ये फर्दर और ज्यादा डिवाइड हो जाती हैं लाइंस के अंदर, और हम देखते हैं कि ये खुद को अरेंज भी कर लेती हैं लाइंस अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। तो जब ये खुद को अलाइन कर लेती हैं, इस चीज को हम कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए इसको कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब स्टूडेंट्स आपको ओरिजिनेशन पता लग गई, अब हम चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। डेफिनेशन हमारे पास है द क्वांटम नंबर विच डिस्क्राइब्स ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इन स्पेस। स्पेस से मुराद एक्स वाई जेड एक्सिस पर ओरिएंटेशन बताए ऑर्बिटल की, कि ऑर्बिटल कहां पड़ा है, एक्स एक्सिस में पड़ा है, वाई में पड़ा है, जेड में पड़ा है, विद इन द सबशेल। ये बात जैसे देखें स्टूडेंट लिखी हुई है कि शेल के अंदर क्या होता है, सबशेल, और सबशेल के अंदर फर्दर क्या होता है, ऑर्बिटल। तो जो भी आपको बात बताई थी ना कि ये वाली लाइंस फर्दर डिवाइड होती हैं वेरी फाइन लाइंस में, तो वो वेरी फाइन लाइंस फिर क्या कहलाती हैं, ऑर्बिटल कहलाती हैं। ठीक है, और वो ऑर्बिटल खुद को अरेंज कर लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो बेसिकली अरेंज करना, दैट मीन्स उनकी ओरिएंटेशन बताना, कहां कहां पर, एक्स वाई और जेड एक्सिस पर उनकी ओरिएंटेशन को बताना, सब शेल के अंदर मौजूद ऑर्बिटल्स की ओरिएंटेशन को बताना, इसको कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो स्टूडेंट्स आपको पता लग गया, सबसे पहले तो ये होता था, शेल होते थे वो एक लाइन, फिर आ जाते हैं सब शेल के अंदर सब शेल, हम कहते थे ये लाइन डिवाइड होती है फर्दर फाइन लाइंस में, फिर सब शेल के अंदर फर्दर क्या होते हैं, ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, मतलब ये लाइंस भी फर्दर डिवाइड हो जाती हैं वेरी फाइन लाइंस के अंदर, जिनको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल्स कहते हैं। और उनको एक्सप्लेन करने के लिए एक और क्वांटम नंबर आता है जो कि है हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की डेफिनेशन हमने कर ली, जो कि हमें क्या बताता है, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इन स्पेस। अब आगे चलते हैं
इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? स्मॉल m से। और इसकी वैल्यू 0 भी है, प्लस भी होगी और माइनस भी। मैंने लिखा है +-1, +-2, +-3 एंड सो ऑन। और इसकी वैल्यू डिपेंड करती है l पर। मैंने देखें लिखा हुआ है -l से लेके आपने कहां तक जाना है? +l तक जाना। ठीक है, मतलब 0 से पीछे भी जाना है और 0 से आगे भी जाना है, माइनस में भी और प्लस में भी। आगे वैल्यू ऑफ m डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ l। जैसे पीछे बात की थी n और l की, यहां पर बात है m और l की। ठीक है, ये फार्मूला आपने याद रखना है। m की वैल्यू निकालने के लिए आपने ये फार्मूला यूज करना है 2l + 1। और इस वैल्यू से हम क्या निकालेंगे? टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल। एक सबशेल में फर्दर कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं वो हम इसे बता पाएंगे। ओके, कैसे बता पाएंगे? अब जरा वो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला जो सबशेल होता है स्टूडेंट्स, वो हमने पढ़ा कौन सा होता है? एस सबशेल होता है। और एस सबशेल के लिए एल की क्या वैल्यू होती है? 0 होती है। आपने क्या करना है? इसके अंदर एल की वैल्यू पुट करनी है 0। चलें जी, पुट करते हैं। 2 × 0 + 1। 2 zeros are 0 + 1। आंसर क्या आएगा? 0 + 1 = 1। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ आपने m की सिर्फ एक वैल्यू लेनी है। क्या करना है? m की सिर्फ एक वैल्यू लेनी है। मतलब एक वैल्यू का मतलब है ये वाली वैल्यू। m कहां से स्टार्ट हो रहा है? 0 से। तो देखिए मैंने लिख दिया m की क्या वैल्यू आएगी? 0। ठीक है, कितनी वैल्यूज ली थी? ओनली 1 ली थी। ठीक है, तो इसका मतलब कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल आए? ओनली 1 ऑर्बिटल आया। तो एस सबशेल के पास कितने ऑर्बिटल होंगे? ओनली 1। अब आ जाए पी सबशेल पे। पी सबशेल के लिए एल की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। अब आपने क्या करना है? इसी के अंदर फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी है। मैं पुट कर रहा हूं। एल की जगह क्या पुट करना है? 1, सॉरी नीचे 2 × 1 + 1। 2 1s are 2, 2 + 1 3। इसका मतलब आपको m की कितनी वैल्यूज लेना है? 3 वैल्यूज लेना है। 0, एक होगी +1 और एक होगी -1। टोटल 3 हो गई? यस हो गई। तो आपने 0 +1 और -1 पर जाना है। ठीक है, ये 3 वैल्यूज आ जाएंगी। m0 +1 -1। इसका मतलब पी सबशेल के लिए कितने ऑर्बिटल आएंगे? 3 ऑर्बिटल आएंगे। हम क्या निकाल रहे हैं? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स विद इन अ सबशेल। किस फार्मूले से? इस फार्मूले से। उसके बाद आता है डी सबशेल। डी सबशेल के लिए एल की वैल्यूज होती हैं, एल की वैल्यू होती है 2। अब आपने इस फार्मूले में क्या पुट करना है? एल = 2 पुट करना है। 2 × 2 = 1, 2 दूनी 4, 4 = 1 = 5। डी सबशेल के लिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने आएंगे? 5। और 5 का मतलब ये है आपने m की 5 वैल्यूज लेनी है। पहली 5, 0 +1 -1 +1, सॉरी +2 -2। ये आ गई 0 +1 -1 +2 -2। ओके, आखिरी सबशेल एफ सबशेल। एफ सबशेल के लिए आपने एल की वैल्यू 3 रखते हो। एल की वैल्यू 3 पढ़कर आए थे पीछे, तो वो आपने इसी फार्मूले में एल की जगह पे क्या पुट करना है? 3 पुट करना है। 2 × 3 + 1। 2 3s are 6, 6 + 1 that is 7। मतलब एफ सबशेल में कितने ऑर्बिटल होंगे? 7 ऑर्बिटल होंगे। और 7 ऑर्बिटल का मतलब है आपने m की कितनी वैल्यूज लेनी है? 7। 0 + -1, 0 +-2 एंड +-3। ये मैंने लिख भी दिए हैं। ओके, अच्छा अब एक काम करना है। ऑर्बिटल तो सर जी हमने लिख लिए हैं, ठीक है, ऑर्बिटल्स के नाम भी तो लिखने चाहिए ना। जैसे शेल का नाम पता है, सबशेल का पता है, तो ऑर्बिटल के नाम भी तो हमें पता होने चाहिए। जी जी बिल्कुल पता होने चाहिए। तो आइए अब इसके नाम लिखते हैं। अच्छा, सबसे पहले एस सबशेल के अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है और वो कौन सा होता है? सिंपली वो होता है एस ऑर्बिटल, उसका नाम। पी सबशेल के लिए 3 ऑर्बिटल होते हैं, उन तीनों का नाम होता है, एक का नाम होता है px, एक का नाम py और एक का नाम pz। ये हो गए जी इसके नाम।
अब चलते हैं डी सबशेल के लिए। डी सबशेल के लिए 5 नाम हैं, जरा 5 नामों को गौर कर लें। पहला होता है DXY, दूसरा होता है DYZ, तीसरा होता है DZX, चौथा होता है DX स्क्वायर माइनस Y का स्क्वायर, फिर आता है DZ का स्क्वायर। ये हो गए जी 5 नाम। अब आ जाए लास्ट वाला जो है एफ वाले के ना स्टूडेंट्स कॉम्प्लिकेटेड शेप होती है। हम इसमें कहते क्या है, हम इसमें कहते ये हैं कि हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड शेप है। बुक में नाम लिखे भी नहीं हुए, लेकिन मैं आपको लिख के जरूर दे रहा हूं। तो पहला नाम इसमें आता है 7 ऑर्बिटल में, दैट इज एफ जेड का क्यूब। दूसरा नाम आता है एफ एक्स जेड का स्क्वायर, फिर आता है एफ वाई जेड का स्क्वायर, फिर आता है एफ एक्स वाई जेड, फिर आता है एफ जेड इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, फिर आता है एफ एक्स का क्यूब और आगे है -3x वाई का स्क्वायर, फिर आता है जी लास्ट में एफ 3x का स्क्वायर y माइनस वाई का क्यूब। ओके जी, ये मैंने आपको नाम भी लिख के दे दिए। अब चलते हैं अब आगे इसका, बल्कि एक डेफिनेशन लिखी हुई है, हम इसका बनाने से पहले टेबल डेफिनेशन कर लेते हैं। डेफिनेशन है ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी आर कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम हो उनको डीजेनरेट ऑर्बिटल कहते हैं। तो और आगे ये भी वैसे लिखना चाहिए, ऑर्बिटल ऑफ सेम सबशेल। एक ही सबशेल के जो ऑर्बिटल होते हैं ना, उनकी एनर्जी सेम होती है। जैसे कि px py pz, ये p सबशेल के ऑर्बिटल है, इनकी एनर्जी सेम होगी। d सबशेल के ऑर्बिटल ये हैं, इन सब की एनर्जी सेम होगी। f सबशेल के ऑर्बिटल ये हैं, इनकी एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। तो इन सारे ऑर्बिटल्स को क्या कहते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। एक नया नाम आया, ये डेफिनेशन जरूर कीजिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन में आती है। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, कोई एग्जांपल दें तो एग्जांपल मैंने आपको 4 लिखवा दी हैं, आप चारों में से कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब चलते हैं। हमने इसका टेबल नहीं ड्रॉ किया, बिल्कुल ड्रॉ करते हैं जी, टेबल लाजमी ड्रॉ करना है। टेबल कैसे ड्रॉ करना है, हम लिखते हैं, हमारे पास आता है सबसे पहले सबशेल एस, उसके लिए एल की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स, 0 होती है। और जब हम 0 वैल्यू पुट करते हैं यहां पर, तो आंसर क्या आता था, 1। इसका मतलब एम की आपने सिर्फ एक ही वैल्यू लेनी होती थी, मतलब कि पहली वैल्यू, जो कि क्या है, 0 है। ठीक है, उसके बाद टोटल ऑर्बिटल कितने बनते थे, ओनली 1 ऑर्बिटल। ठीक है, फिर उसके बाद आता है पी सबशेल। पी सबशेल के लिए एल की वैल्यू क्या होती है, दैट इज 1। सॉरी, मैंने ऊपर लिखा नहीं, हेडिंग नहीं दी। यहां पर हम लिख रहे हैं सबशेल, यहां पर है एल की वैल्यू, यहां पर है एम की वैल्यू और यहां पर है ऑर्बिटल्स। ओके, अब आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, अब आगे चलिए तो हमारे पास आता है, जब L की वैल्यू 1 का मतलब होता है कि इधर L की वैल्यू 1 पुट करें, जैसे इधर पुट की थी, तो टोटल आंसर क्या आया था, 3। तो आपने M की कितनी वैल्यूज लेनी है, 3, -1 0 +1। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आए कितने, 3 ऑर्बिटल्स। उसके बाद आता है D के लिए L की वैल्यू होती है 2। इधर जब आप 2 वैल्यू पुट करते थे तो आंसर आता था 5 वैल्यूज लेनी है, -2 -1 0 +1 एंड फिर आता है +2। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो गए, 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। फिर आता था एफ के लिए एल की वैल्यू होती है 3 का मतलब होता था, इधर वैल्यू 3 पुट करते थे तो आंसर आता था 7 वैल्यूज लेनी है, -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3। टोटल नंबर ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कितने आए, 7 ऑर्बिटल्स आए। तो ले जी, टेबल भी ड्रॉ हो गया। टेबल पे आप लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, पूरी टेबुलर फॉर्म आ जाएगी। ये था जी हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर।
अब आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास आखिरी क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन के बारे में बताएगा। अच्छा, ये क्या काम करता है स्टूडेंट्स? द क्वांटम नंबर विच टेल्स अस अबाउट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड इट्स ऑन एक्सिस। अपने एक्सिस के गिर्द जो इलेक्ट्रॉन घूमता है ना, ये उसका घुमाव, उसके घुमाव के बारे में हमें बताता है। देखिए स्टूडेंट्स, एक तो ये है शेल, इसके अंदर ये हमारा इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। एक तो ये इस तरह से घूम रहा है गोल गोल, ठीक है, ये घूम रहा है हमारा इलेक्ट्रॉन। एक इसकी रोटेशन अपने एक्सिस के गिर्द भी है, मतलब ये यहीं पे पड़ा हुआ इस फॉर्म में भी घूम रहा होगा और इस फॉर्म में भी घूम रहा होगा, मतलब इसका घुमाव इस तरीके से भी हो रहा होगा, अपने एक्सिस के गिर्द भी हो रहा होगा। तो जैसे कि मैं आपको ये चीज, ये है मेरे पास पेन, बल्कि पेन की कैप कर लेते हैं एक छोटी चीज। ये है पेन की कैप, पेन की कैप ऐसे घूम रही है, ठीक है, ये घूम रही है सर्कुलर पाथ। अब ये कैप ऐसे भी घूम रही है ना, ये देखें, ऐसे 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 करके, और इस तरफ को भी घूम रही है। इसको कहते हैं अपने एक्सिस के गिर्द घूमना, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर, हमें बताता है कि एक इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस के गिर्द कैसे घूम रहा है। ओके, इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एस से। और जो स्पिन होता है ना, वो दो तरह का होता है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज आपने डायरेक्शन याद रखनी है, उसके लिए डायरेक्शन है डाउनवर्ड, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए डायरेक्शन है अपवर्ड। क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए वैल्यू आती है एस की -1/2, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए आती है +1/2। स्टूडेंट्स, जो हमारे पास 3 क्वांटम नंबर है ना, पहले 3, वो तो हमें लेकर आ जाते हैं ऑर्बिटल की इंफॉर्मेशन तक। मतलब हमें क्या क्या बताते थे? साइज, एनर्जी, शेप ऑफ द ऑर्बिटल और ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल, पहले 3। ये जो चौथा क्वांटम नंबर है ना, कौन से वाला, स्पिन, ये क्या करता है? ये डिफरेंशिएट करता है इलेक्ट्रॉन्स को, डिफरेंशिएट्स इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल। कैसे करता है? एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। ये आपने याद रखना है एमसीक्यूज के लिए भी। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे ना, उनका रहना एक ऑर्बिटल में तभी पॉसिबल है जब एक की डायरेक्शन, ये देखें, अपवर्ड डायरेक्शन किसके लिए थी? एंटी क्लॉकवाइज। एक की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो और दूसरे की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो दूसरे की क्या हो? क्लॉकवाइज। एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन का रहना तभी पॉसिबल है स्टूडेंट्स, जब ये दोनों क्या होंगे? ऑपोजिट इन डायरेक्शन, एक क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, अब ऐसा क्यों? हम इनको ऐसे क्यों नहीं बना सकते जी? ऐसे कर दें? तो जी ऐसे नहीं बना सकते, उसकी रीजन, अगर आप सेम स्पिन के साथ इनको रखेंगे तो ये क्या करेंगे? लड़ेंगे। ये क्या करेंगे? रिपल्शन करेंगे, एक दूसरे से दूर दूर भागेंगे, कहेंगे भाई हमने नहीं रहना इधर। अच्छा, फिर ऐसे कैसे रह लेते हैं? इधर तो समझ आ गई रिपल्शन हो रही है, ठीक है, सेम उसकी डायरेक्शन की वजह से। इधर होती है स्टूडेंट्स अलग डायरेक्शन, एक की ऊपर एक की नीचे। और आपने याद रखना है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है? चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। जो भी चार्ज पार्टिकल होता है ना स्टूडेंट्स, उसका अपना मैग्नेटिक मूवमेंट जरूर होता है। जो भी चार्ज पार्टिकल है उसका अपना क्या होता है? मैग्नेटिक मूवमेंट जरूर होता है। एक का मैग्नेटिक मूवमेंट क्लॉकवाइज है, दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज है, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, आपस में एक दूसरे का इफेक्ट क्या कर देंगे? कैंसल, एक दूसरे का इफेक्ट कैंसल। अब जो रिपल्शन नहीं हो रही, रिपल्शन नहीं हो रही, आराम से इस घर में बैठे हुए हैं। तो ये रीजन है स्टूडेंट्स के एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। यहां पर आपका स्पिन क्वांटम नंबर भी कंप्लीट हो गया, चारों क्वांटम नंबर्स हमने कर लिए। अब इसके मुतालिक कोई आपका क्वेश्चन हो स्टूडेंट्स, तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। अल्लाह हाफिज।